झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की सत्ताधारी पार्टी दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भयंकर स्थिति में आ चुका है। आज हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी हैं। आइए इनसे भाजपा के कुछ मुद्दों पर बात करते हैं जिसे लेकर भाजपा सत्ताधारी पार्टी पर आक्रामक है। प्रतुल जी, अभी जो बिजली की दरों की बात चल रही है 30% उसमें इंक्रीज होना है, प्लस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वैट नहीं गिराया जा रहा है, ये सब कुछ मामले हैं। साथ में एक और प्रश्न मैं उठाऊंगा मंजुनाथ जी के ऊपर, लेकिन अभी इन दोनों मामले पर आपका क्या, पार्टी का क्या रुख अभी होने जा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब माफ़ कीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे तो इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। कहा था कोई अतिरिक्त टैक्स का बोझ जनता पे नहीं ला देंगे, केंद्र पे निर्भर नहीं होंगे, आंतरिक संसाधनों से हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। लेकिन देखिए क्या हुआ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रति लीटर 2 रुपये की छूट दी थी वैट में, पेट्रोल और डीजल में। इन्होंने इसे रोल बैक कर लिया। पहला डिसीजन कैबिनेट का यही था, यहीं से इनकी शुरुआत हो गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि जब भी केंद्र सरकार कोई पेट्रोल और डीजल पे वैट घटाने पर निर्णय लेगी तो एक कदम केंद्र सरकार चले, हम 4 कदम चलेंगे। केंद्र सरकार ने तो 4 कदम चल लिया, 10 रुपये कम कर दिए पेट्रोल पे और 5 रुपये डीजल पे। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो पीछे हटते दिख रहे हैं अपने वादे से, और राज्य सरकार फंड का रोना रोकर अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। और ये कोरोना का समय है, कोरोना के समय में आपको जनता को राहत देना है, इंटरनल रिसोर्सेज से फंड को बढ़ाना है। और ये सरकार जो बार बार फंड का रोना रोती है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि जब 80 लाख की BMW गाड़ी उनके लिए आती है तो उसके लिए फंड आ जाता है, मंत्रियों के 70 करोड़ के बंगले बनते हैं तो फंड आ जाता है, मंत्रियों के करोड़ रुपए के फॉर्च्यूनर आते हैं तो फंड आ जाता है। तो फिर ये डीजल और वैट की रोल बैक में फंड की कमी क्यों? But even though the Minister Dr. Rameshwar Oraon has already said that we have another way to help the poor, do you want to ask anything from him about this matter? Another way? I would like to know from the Honorable Minister whatever he meant by another way to help the poor, because we thought there is only one direct way to help the poor, and that is by giving them relief and making sure that the government's developmental schemes reach them. If the Honorable Minister has something else in regard, he should come out and not just talk in riddles. He should be straightforward and say what he has in mind. Do you feel that only rolling back the VAT and price hike in the electricity will do everything? No. See, the government has to reach the last man standing in the social strata, and it has to ensure that all the developmental schemes meant for the last man actually reaches them. They should not be like Rajiv Gandhi and say कि only 15% paisa which starts from the center reaches the last man. See, we have done a lot of innovation in that. Our Prime Minister has done direct debit where the account, the money directly reaches to the account. So That is we would request the Honorable Chief Minister to ensure that yes, giving relief in VAT on diesel and petrol would be a big step, because it will affect everything, right from transportation to the common man to the middle class. And that would be a good beginning. But increasing the electricity tariff while just the corona pandemic has just got over and another wave looms, I think is uncalled for. He should not implement it. And should I talk on Manjunath also, Manjunath Bhajantri? Both the parties are, Congress and JMM are attacking BJP, that BJP is hampering the संवैधानिक संस्थान्स. उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं को डिग्रेड किया जा रहा है. Earlier they pressurized us by CBI, ED and now through ECI. Well, it's the case of kettle calling the pot black. अगर केतली चाय के प्याले को काला कहेगी तो यह कोई अजीब सी बात है। देखिए, यह संवैधानिक संस्थानों का पतन का बात करने का उस दल को और उसके सहयोगी दल को बिल्कुल अधिकार नहीं है जिसने इमरजेंसी के समय में भारतीय जुडिशरी के इतिहास में पहली बार 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके चौथे सीनियर आदमी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। तीनों सीनियर जजेस ने रिज़ाइन कर दिया था। और इनके समय जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का इरोजन हुआ, एक जो प्रेसिडेंट हैं अब हमारे बीच नहीं है, वो कहा करते थे कि प्रधानमंत्री चले तो मैं कारपेट बिछा दूँ। तो ये तो इनकी देन है। और जहाँ तक इनका ये आरोप है कि हमने संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों का हनन किया, तो इनको ये देखना चाहिए कि चुनाव आयोग ने मंजुनाथ भजंत्री पर कितनी कड़ी टिप्पणी की। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में आज तक किसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर पे इतनी कड़ी टिप्पणी की गई होगी कि आप किसी ज़िले के डीसी बनने के लायक भी नहीं है। अगर आप कमोबेश अगर चुनाव आयोग के आदेश का या अर्थ निकाले तो ऐसे ही निकलता है।
और चुनाव खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता के 6 महीने बाद इन्होंने 5 FIRs कराए थे हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे के ऊपर। तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है। आप एक जनप्रतिनिधि पर प्रेशर दे रहे हैं कि वो बोलने का हक आप उनसे छीन रहे हैं। तो चुनाव आयोग के इस फैसले को राज्य सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप संवैधानिक संस्थाओं के दिए गए आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। यही जब आपको चुनाव में विजेता डिक्लेयर करती है तो ये बड़ी अच्छी हो जाती है, इलेक्शन बड़ा फेयर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पक्ष में कुछ नहीं आता तो आप इन पर प्रश्न उठाने लगते हैं। बट द एलिगेशन इज दैट इन झारखंड देयर इज नो मॉडल ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता अभी लागू नहीं है। इन दिस केस हाउ ECI कैन डिसाइड एनीथिंग? It is interfering the jurisdiction of the state government. They are alleging this. देखिए, यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो इलेक्शन का इलेक्टोरल रोल का रिवीजन प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है। उसके इस समय सीमाएं भी तय होती हैं। मुझे नहीं जानकारी फिलहाल उस ज़िले में इलेक्ट्रल ये चल रहा है कि नहीं रोल का रिवीजन। लेकिन ये जिस समय का मामला था, जिस समय के मामले को आधार बनाकर मंजू भजंत्री ने 5 जगहों पर FIR करवाया था निशिकांत दुबे जी पे, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन का मामला था। यानी ये इलेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया की पीठ पर रखकर गोली चला रहे थे। मॉडल कोड का हवाला देकर 5 जगहों पर FIR किया गया था कि उल्लंघन हुआ था, जबकि 6 महीने बीत चुके थे। और एक जो केस हुआ था वो तो उस क्षेत्र के बाहर का भी केस था जिस क्षेत्र में चुनाव था। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर का मामला आता ही है ना। जब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को बताते हुए सांसद पर केस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं 6 महीने बीत गए, अब यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है, तो ये तो आपको ऐसे निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए था। So it means you are saying that this was done on the basis of last previous elections. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों संज्ञान लिया? क्योंकि उस समय जो आचार संहिता में उनके ट्वीट्स को आधार बनाकर अभी जो इन्होंने मुकदमा किया वो उस समय के इलेक्शन के आधार पे था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना था। और 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद इन्हें ये बातें याद आ रही हैं और ये जब इसको आधार बनाकर केस करें तो इलेक्शन कमीशन हैज एवरी जुरिस्डिक्शन। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार नहीं हटाकर विलंब कर रही है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर हमसे बात की है और इन्होंने क्लियर कट कहा है कि झारखंड सरकार बस बेवजह का घेरने का काम कर रही है, इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जहां तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है वो भी व्यर्थ की बातें हैं। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।